Hello students, welcome back to my YouTube channel KSKM class and I'm your chemistry tutor Kirti Sharma. I hope all of you are fine and हम कर रहे थे class 12th का chapter 9 coordination compounds and it is the 6th class of that chapter 9 in which we are going to study about bonding in metal carbonyls. अगर हम ये वाली वीडियो देखें एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE क्लास 12 तो CBSE ने 2023 टू 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेटल कार्बोनल्स वाला पार्ट हटा रखा है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द JEE एंड द CUET एंट्रेंस एग्जाम. सो लेट वी स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मेटल कार्बोनल्स. मेटल कार्बोनल्स होते क्या हैं? Metal carbonyls are compounds containing carbonyl, that is CO, or carbon monoxide as a ligand attached to the central metal atom. So carbon monoxide has different modes of bonding in metal complex. So carbon monoxide का जो resonating structures है वो A और B दो resonating structures के through represent किया जाता है, in which the first A इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 जो हैं यहाँ पे वो बॉन्डिंग के लिए यूज हो रखे हैं, बाकी 2 एक्टिंग एज अ लोन पेयर. बट व्हेन ऑक्सीजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड अ लोन पेयर ऑल्सो. सो हेयर कार्बन क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है. सो इट एक्ट इज लाइक दैट. सो CO में से C जो है अटैचिंग साइट है मेटल से ज्वाइन होने के लिए. नाउ कार्बोनिल लिगेंड्स एंगेज इन बॉन्डिंग मोड्स इन मेटल कार्बोनिल डाइमर्स एंड क्लस्टर्स. डाइमर्स बना सकता है, क्लस्टर और पॉली और मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेट्रा कार्बोनिल निकल, यहाँ पर निकल के साथ 4 कार्बोनिल हैं. पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल हैं एंड इट इज़ अ डाइमर CO2 CO8. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनल्स. मेटल कार्बोनल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं और किस किस फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगेंड्स में हमारे पास 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनल एंड हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनल्स. ऑल्दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होमोलेप्टिक क्या होता है. होमोलेप्टिक वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो लिगेंड्स है वो सारे वन टाइप के हैं, सिर्फ एक तरीके के लिगेंड है. तो होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल मीन्स जिसमें सारे लिगेंड्स क्या हैं? ओनली कार्बोनिल. फॉर एग्जांपल निकल एंड विद CO4. वाइल हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल में क्या होगा? मेटल कार्बोनिल तो होगा ही होगा, साथ में एक उसके अलावा कोई और लिगेंड भी प्रेजेंट होगा. सो हेट्रोलेप्टिक मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज देयर और उसमें से एक तो कार्बोनिल है ही, बाकी दूसरा कोई भी हो सकता है. नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेटल सेंटर्स. मेटल सेंटर मतलब कितने मेटल हैं. अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस में पढ़े हैं वो सारे कैसे होते हैं? मोनोन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं. यहाँ पे हम मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि लिगेंड कार्बोनिल है. सो मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही मेटल प्रेजेंट होता है. बट उसके अलावा हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल सेंटर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं निकल CO4, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों ही कार्बोनिल है और एक ही मेटल सेंटर है निकल. सिमिलरली FeCO5 जिसका स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ये जो है ट्राइंगल में प्रेजेंट होते हैं, वाइल ये जो CO ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज़ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. इसमें भी सिर्फ एक ही मेटल सेंटर है Fe. बट इन केस ऑफ CO2 CO8 यहाँ पे देखो हर एक कोबाल्ट कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड है. सो हर एक कोबाल्ट की जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है. अब ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें कितने मेटल सेंटर हैं? एक कोबाल्ट दे रहा, दूसरा कोबाल्ट दे रहा. सो देयर आर 2 कोबाल्ट्स. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल. सिमिलरली ये जो मैंगनीज का कंपाउंड है, मैंगनीज इस कंपाउंड में भी देखो कितने मेटल सेंटर हैं? 2 मेटल सेंटर हैं, 2 मैंगनीज हैं. और हर एक मैंगनीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या ज्योमेट्री देखें तो कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड इसमें भी हैं. सो यहाँ पे भी मैंगनीज का जो ज्योमेट्री है ना वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल ही है. ठीक है. अब कोबाल्ट और मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स दोनों ही पॉलीन्यूक्लियर हैं, 2 सेंटर हैं इसमें.
बट कोबाल्ट के केस में ब्रिजिंग CO भी प्रेजेंट है, बट मैंगनीज में नो ब्रिजिंग CO। ब्रिजिंग CO का मतलब ब्रिज बन रहा है बिटवीन दी टू कोबाल्ट विद द हेल्प ऑफ वन कार्बोनिल, बट यहाँ पर मैंगनीज में सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल CO विद मेटल बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। नेक्स्ट इज नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स। ये क्या होते हैं? नॉन क्लासिकल मतलब अभी तक हमने जितने भी लिगेंड्स पढ़े हैं ना उससे थोड़ा सा हटके है ये, और इस तरह के लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देते तो हैं साथ में मेटल से लेते भी हैं। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं उस कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा था? मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड है वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सिर्फ एक वे डायरेक्शन है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस है वो सिर्फ लिगेंड दे रहा है मेटल को, मेटल वापस नहीं दे रहा लिगेंड को। बट जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं ना या पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? These ligands not only donate pair of electrons to central metal atom but also accept electron cloud। ये डोनेशन के साथ साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, बट किस में एक्सेप्ट करते हैं? अपने लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो कम एनर्जी के हैं कंपैरेटिवली, वेकेंट हैं, एंड जनरली वो कैसे होते हैं? पाई स्टार, स्टार रिप्रेजेंट क्या करते हैं यहाँ पे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, किससे? फ्रॉम मेटल। एग्जाम्पल्स आर CO कार्बोनिल है, Pr3, C2H5, Cn-, NO+। ये जो लिगेंड्स है ये कैसे हैं? हमारे पाई एक्सेप्टर। पाई एसिड लिगेंड्स क्यों बोलते हैं? पाई एसिड, एसिड क्या होता है? विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिविस एसिड्स होते हैं ना, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसीलिए हम इसे पाई एसिड लिगेंड्स या पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे CO है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल कार्बन के पास जो लोन पेयर था ये था लोन पेयर, वो लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? मेटल को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसने क्या कर लिया? अपना लिगेंड का जो जनरल काम है वो कर दिया। बट कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ये पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है ये, ठीक है, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पाई ऑर्बिटल में, तो मेटल से ये वापस इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो अभी जो लेन देन है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, अभी 2 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अभी तक मेटल लिगेंड में सिर्फ लिगेंड मेटल को देता है, बट नॉन क्लासिकल और पाई एसिड लिगेंड्स क्या करते हैं? मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं। सिमिलरली पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स इन फॉस्फीन्स और phosphine derivatives, for example PH3, or here we are taking PR3। PR3 अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको? मेटल को डोनेट करता है, बट मेटल से जो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो PR3 के d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन में वो जो पाई ऑर्बिटल है वो p का ही है, क्योंकि कार्बन जो है वो हमारा सेकेंड पीरियड में लाई करता है और उस पीरियड में d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर let me talk how metal carbonyl are forming a bond. So next topic is bonding in metal carbonyls। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, CO जो क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन देता भी और उसे इलेक्ट्रॉन लेता भी है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं मेटल और CO के बीच? सो द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स पोजेस बोथ, दोनों कैरेक्टर है, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा कैरेक्टर कैसे आया और पाई कैसे आया? सो MC मेटल और कार्बन, कार्बोनिल का जो कार्बन है वहाँ से अटैचमेंट होती है, सो इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। वो सिग्मा बॉन्ड बनता है फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एज शोन इन द डायग्राम हियर। इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है जो कार्बन है, कार्बन के पास ये जो ग्रीन शेडेड में है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑन कार्बन।
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है, ये मेटल को दे देता है। और ये जो मेटल का ये ग्रीन कलर जो ऑर्बिटल दिख रहा है, ये कैसा ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली है ये, ठीक है। तो ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम कार्बन टू मेटल, इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। फर्दर मेटल और कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये जो मेटल का रेड कलर में ये जो दिख रहा है ना ऑर्बिटल, ये वाला और ये जो नीचे पर्पल वाला है, ये दोनों मतलब दोनों हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो सेम लोब्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, तो मेटल के पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसको डोनेट कर देता है, कार्बोनिल। अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ना, ये कार्बन का ऑर्बिटल नहीं है, ये कार्बोनिल मतलब CO जो बना है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, ये किस में ट्रांसफर कर देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल, दैट इज इन दी पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो ये जो बैक डोनेशन है, बैक डोनेशन से बनता है पाई बॉन्ड। सो इसीलिए बोलते हैं मेटल और कार्बन के बीच दोनों तरीके के कैरेक्टर हैं, सिग्मा बी और पाई बी। सिग्मा बनता है फ्रॉम कार्बन टू मेटल और मेटल टू कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है उससे बनता है पाई कैरेक्टर। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है उतना ही ज़्यादा मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर पाएगा कार्बोनिल को। सो ये जो म्यूचुअल लेन देन है ना मेटल का कार्बन से, कार्बन का मेटल से, दिस इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। एंड इस सिनर्जिक इफेक्ट से क्या होता है, स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल। तो ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से स्टेबलाइज लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल एक निकल CO4 लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इस निकल CO4 में निकल की ऑक्सीडेशन है क्या, सो कार्बोनिल का तो चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना वो 0 आती है। सो ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जो कार्बोनिल के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो लो ऑक्सीडेशन, यहाँ तक कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनाते हैं। सो इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की हेल्प से ही मेटल की जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो स्टेबलाइज हो पाती है। फर्दर बिकॉज ऑफ द मल्टी बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ MCO लिंकेज, द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल एटम्स रिलेटिवली शॉर्ट। तो कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे लिगेंड की तरह काम कर रहा है। सो फर्दर जो मेटल और अदर लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ हो सकता है वो बड़ी होती है, बट यहाँ पे मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है ड्यू टू मल्टी बॉन्ड कैरेक्टर विच इंक्लूड सिग्मा एंड बोथ पाई बॉन्ड। अच्छा, अभी मैंने ये बोला कि यहाँ पर मेटल कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाता है, बट व्हाट अबाउट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्या बैक डोनेशन से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है? नो, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास बैक डोनेशन हो रही है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में हो रही है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हो रही है। सो अगर आपको याद हो कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, जिसमें हमारे पास हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस में हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स चलते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। सो बैक डोनेशन से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता जाता है, बट मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो कार्बोनिल लिगेंड है, CO मोनोऑक्साइड लिगेंड है, वो एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर ही क्यों काम कर रहा है? नाउ लेट वी टॉक हियर वाई इट कैन नॉट एक्ट एज अ सिग्मा स्टार एक्सेप्टर। एंटी बॉन्डिंग तो दोनों है, बट पाई स्टार एक्सेप्टर ही क्यों है? तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, MOT जिसे बोलते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर CO। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, ये कार्बन के हैं, वाइल राइट हैंड साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं, ये ऑक्सीजन के हैं। एनर्जी हमारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
energy of carbon atomic orbital AO, that is atomic orbital, is higher as compared to ऑक्सीजन के atomic orbital है. साफ साफ दिख रहा है ना, ऑक्सीजन का कम एनर्जी है, कार्बन का ज़्यादा एनर्जी. इट इज़ बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर कंपैरेटिवली मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एनर्जी कम हो जाती है, मीन्स मच मोर स्टेबल. अब कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो 2s2 2p4 होता है, 2p2 सॉरी. वाइल ऑक्सीजन में हमारे पास 2s2 2p4 होता है. हम एस ऑर्बिटल नहीं ले रहे हैं, एमओटी में सारा यूज़ होता है 1s 2s 2p एंड ऑल. तो हमने सिर्फ वो लिया है जो अभी हमारे काम का है. बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में एमओटी हम ले रहे हैं यहाँ पे. तो कार्बन के पास p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाइल ऑक्सीजन के पास p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं. तो जो हम फिलिंग करते हैं हमारे पास 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं. तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम पाई में फिल करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, बचे हुए सिग्मा में फिल हो गए. एंड अब एंटी बॉन्डिंग खाली रह गया. एंटी बॉन्डिंग में पाई भी है और सिग्मा स्टार दोनों हैं. अब हमारे पास जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस जनरली किस में होता है, होमो टू लूमो में होता है. दैट इज होमो इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब मेटल से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो किस में जाएगा, जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. यहाँ पे अनऑक्यूपाइड तो हमारे पास सिग्मा स्टार पाई स्टार दोनों है, बट सिग्मा स्टार की एनर्जी देखो क्या है, कंपैरेटिवली हाइयर है और कंपैरेटिवली मोर एनर्जी है सिग्मा स्टार की. देयरफॉर वो किस में जाते हैं, पाई स्टार ही एक्सेप्ट करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को. इसीलिए जो कार्बोनल्स है ना, एम्प्टी कार्बोनल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दैट इज स्पेसिफिकली पाई, वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं. इसीलिए वो कैसा बन गया, लिविस पाई एसिड. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन, वो किसकी तरह काम कर रहा है, लिविस सिग्मा बेस. वहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा है वो मेटल के साथ वो सिग्मा बना रहा है, और बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का होता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द बॉन्डिंग इन कार्बोनल्स, के कार्बोनल्स में वो सिपाही एक्सेप्टर ही क्यों है और सिग्मा डोनर ही क्यों है. नाउ नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कार्बोनल मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट इज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट ईथर और पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर के लिए पोलैरिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है. नेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक. ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब होता है मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस तरीके के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं. एंड दे हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स. दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए मेटल कार्बोनल्स को जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है. मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. भले ही वो सॉलिड होते हैं बट कंपैरेटिवली इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनल. किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा मेटल कार्बोनल कॉम्प्लेक्स. लिगेंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सच पाई बॉन्ड्स इन कॉम्प्लेक्सेस आर. सो हम ये पढ़ चुके हैं कि लिगेंड्स यहाँ पे पाई बॉन्ड्स भी बनाते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल. Next is when the positive charge present on metal increases, stability of metal complex again increases. इसके basis पे बहुत MCQ पूछे जाते हैं. We will solve one. Next is when the size of metal ion decreases, stability of metal carbonyl also decreases. ये factor बहुत important है as per the point of your entrance exams.
Now here the question is, in the isoelectronic series of metal carbonyl, the CO bond strength is expected to increase in the order. पहला कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज. अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नो चार्ज. और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. ठीक है. अब कहते हैं कि सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज़्यादा होगी. सो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स में होगी. ऐसा क्यों? बिकॉज when metal is present in positive oxidation state, ठीक है. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब मेटल टू कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. CO बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर. ऐसा क्यों हुआ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, व्हेन दी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो मेटल कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो किस में देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है. और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है C और O के बीच का, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है कार्बन और ऑक्सीजन की. ठीक है. बट यहाँ पर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम डोनेट करेगा जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी अदर जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 है या नेगेटिव है. एंड द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेज, लेस एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू द कार्बोनिल लिगेंड एंड दिस इंक्रीज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि जो एडिड इलेक्ट्रॉन होता है मेटल टू लिगेंड वो किस में जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है. बट यहाँ पे जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन. सो द करेक्ट ऑर्डर वुड बी Mn हैज़ द हायर C और O बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड वेनेडियम. वी हैव वन मोर क्वेश्चन. सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स A डिक्रीजेज द CO बॉन्ड स्ट्रेंथ. सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्या मतलब था कि कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और मेटल कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड पाई बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है ही. तो कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है. यस, अभी हमने बताया ना कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा. तो यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है. फिर कहते हैं इंक्रीजेज दी M एंड C. M और C का बॉन्ड इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है. भी ऑप्शन भी ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं इंक्रीजेज दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा. अल्टीमेटली इट कैन बी अ फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर, बट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है. चेंजेस द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है. मेटल कार्बन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड गिव हो रहा है यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती है. ठीक है. सो एज पर द क्वेश्चन 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 4th वाला आपका रॉन्ग है. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये जनरली CBSE एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं कि एंट्रेंस नहीं आएगा, बट एंट्रेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांस है. दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल. EAN रूल होता क्या है, हमें क्या फाइंड करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सराउंडिंग द कोर मेटल. जो सेंट्रल मेटल एटम है ना उसको कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंड किया हुआ है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. और इसको हम एक रूल और से बुलाते हैं, एक नेम और है, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ये रूल क्या कहता है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो EAN आता है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है, या तो वो 18 आए या 18 का कोई भी फैक्टर आ जाए, दैट इज 36, 54, तो वो क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं. मतलब कि ये मानते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल है. सो EAN रूल जो है वो जनरली कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है.
It is computed as the sum of electrons on the metal ion and number of electron designated by ligands using the formula. क्या फॉर्मूला है? मेटल्स का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर Z, फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय ईच लिगेंड. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड डोनेट कर रहा है किसको? मेटल को. और वो इलेक्ट्रॉन जो सराउंड करके बैठे हैं ना मेटल को, और माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर. क्यों? क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंपली लिखा है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर. Next is this approach may be used to predict the number of ligands in these compound as well as the product of their reactions also. For example, EN of cobalt, हम यहाँ पे cobalt का EAN निकाल के देखते हैं effective atomic number. तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे EAN, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी दिख रही है? 3+, क्योंकि NH3 तो हमारा 0 है, नो चार्ज ऑन अमीन, सो माइनस कर देंगे 3. कोबाल्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6. हेक्सा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. तो हम क्या करेंगे? +2 मल्टीप्लाइड बाय 6. सो EAN हमारा कितना आया? 27 माइनस 3 प्लस 12. So it ultimately gives 36. So 36 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल कोबाल्ट के पास. इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव की हुई है. दैट इज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 और 36 or 54 and so on. So this is how we find effective atomic number. So the last topic of this whole chapter, coordination compound, which is importance and application of coordination compound. ये ऑल्दो देखो बहुत थियोरेटिकल है इसकी इम्पॉर्टेंस एप्लीकेशन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन एनी MCQ बहुत ईजिली पूछ सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now the first important application is hardness of water is estimated by simple titration with Na2EDTA. अब जो वाटर में हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में एंड दे मेक वाटर हार्ड. सोप के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो स्कम बना लेता है रादर देन फॉर्मिंग लेदर. ठीक है, तो झाग नहीं बनाता, वो एक स्कम बना लेता है जो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है. तो वाटर की जो हार्डनेस है उसको हम चेक कर सकते हैं वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है बाय टाइट्रेटिंग दैट वाटर विद सोडियम EDTA सोल्यूशन. EDTA हमारा क्या है यहाँ पे? चिलेटिंग लिगेंड है. ठीक है, नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है, जैसे कि गोल्ड है. गोल्ड पहले कंबाइन करते हैं साइनाइड के साथ एंड फॉर्म्स अ एंटिटी ऑफ गोल्ड एंड साइनाइड कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर उसको गोल्ड को सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम द सोल्यूशन यूजिंग जिंक. सो दिस इज हाउ gold can be separated or gold can be purified. In black and white photography, developed film is fixed by washing with hypo solution. Hypo solution होता है सोडियम थायोसल्फेट H2O3 2- का सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपो सोल्यूशन, विच डिजॉल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr. तो ये तो हमें पहले से पता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AgBr या AgCl यूज़ होता है. तो ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है हाइपो सोल्यूशन के साथ एज AgH2O3. नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल रोडियम कॉम्प्लेक्स है इन विच रोडियम मेटल इज देयर एंड ये जो कैटलिस्ट का नाम है इसे बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट. ये क्या काम करता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स मतलब कि उसको डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है. दिस इज़ द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. इसके लिए हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. इन बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत यूज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका? मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम प्रेजेंट है वहाँ पे. हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? आयरन का.
जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना ब्लड में। विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन, तो साफ साफ दिख रहा है साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट यहाँ पे प्रेजेंट एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में भी हम इसे यूज करते हैं बहुत चीज़ों में, प्लांट्स में या इन केस ऑफ ह्यूमंस एज वेल। एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन इज रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स डी पेनिसिलामीन एंड डी फेरियोक्साइन via the formation of coordination compounds. EDTA is also used in treatment of lead poisoning. अगर किसी पर्सन में lead एक्सेस हो गया या वाटर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, सो EDTA के सोल्यूशन की हेल्प से लेड पॉइजनिंग को भी ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम, फॉर एग्जांपल सिस्प्लैटिन, इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स मीन्स जो कैंसरस होते हैं ट्यूमर्स, उसमें सिस्प्लैटिन या सिस्प्लैटिन के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं to control that tumor. So this was all about coordination compound and यहाँ तक हमने सारा theoretical part complete कर लिया है। So next video में we will start और पहले हम कुछ questions कर लेंगे इस chapter से related जो previous years में generally आए हैं, whether it is in the form of MCQ or in the form of a paragraph or any 2 or 3 marker question. सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड यू हैव लर्नड अ लॉट. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get the updates for more videos. Thank you.